अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सबसे पहले तो सुनते हैं एक कविता। इन उम्र से लंबी सड़कों को मंजिल पे पहुंचते देखा नहीं, बस दौड़ती फिरती रहती हैं, हमने तो ठहरते देखा नहीं। ये पंक्तियां कभी गुलजार ने लिखी थी, उस मुंबई की शक्ल बताने को जो बेपनाह भीड़ से भरी है। मुंबई राजधानी है महाराष्ट्र की, राजधानी में मौके होते हैं, शायद इसीलिए राजधानियां ऐसी ही भीड़ भड़ाका होती हैं। लेकिन क्या ऐसी कोई राजधानी होगी जहां लोग ना हो, जहां सड़कों पर राहगीरों के बदले केवल झाड़ू लगाने वाले कर्मचारी दिखें? और सड़कें भी कैसी, 20-20 लेन की, जिनके आगे हाईवे भी पानी मांगे। विशालकाय इमारतें, आलीशान होटल, शॉपिंग मॉल, एयर कंडीशन चिड़ियाघर, जी सही सुना आपने, गोल्फ कोर्स, सफारी पार्क, 24 घंटों बिजली, कोने कोने में वाईफाई। पूरा शहर ऐसा मानो किसी ने सुंदर सी पेंटिंग में प्राण फूंक दिए हों। सब कुछ है इस राजधानी में सिवाय लोगों के। कोई उत्सुक प्राणी ये डिस्क्रिप्शन सुनकर सर खुजलाते हुए पूछ सकता है, जब पब्लिक ही नहीं तो राजधानी कैसे और क्यों? इस क्यों का सिंपल सा जवाब है इरादा। इरादा किसका? तमडॉ का। तमडॉ यानी म्यांमार की सेना का बर्मीज नाम। उसने 2005 में बड़ी प्लानिंग से पूर्व राजधानी रंगून की जगह एक नई राजधानी बसाई। इस राजधानी को बसाने के लिए धान और गन्ने के खेत पाटे, तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए और तब जाकर बना लगभग 4800 स्क्वायर किलोमीटर में फैला, दिल्ली से करीब 3 गुना बड़ा एक आलीशान किलेनुमा शहर, जिसका नाम रखा गया नेप्योडा। बर्मीज भाषा में इसका मतलब होता है राजा की गद्दी, नेप्योडा। नाम बोलने में ऐसे जबान लड़खड़ाती है, डॉक्टर वाला डा आ जाता है ना आखिरी में, तब ऐसे ही होता है। खैर, आप इस शहर में धड़ल्ले से नहीं घूम सकते, ना नागरिक बनकर ना पर्यटक के तौर पर। ये इतना सुनसान है कि लोग इसे घोस्ट टाउन कहते हैं, और रहस्यमय इतना कि 2006 में एक पत्रकार को सिर्फ इसलिए 3 साल की कैद हो गई कि उसने इस शहर की तस्वीरें खींच ली थी। कहते हैं कि इस शहर के नीचे भी एक शहर बसता है जहां गुप्त सुरंगों का जाल है। क्यों बसाई गई ऐसी राजधानी? नेप्योडा को बनाने का इकलौता मकसद क्या था? आर्मी लीडरशिप की सुरक्षा, उन्हें जनता की पहुंच से दूर रखना, ताकि जब वो इस आलीशान किले में बैठकर जनविरोधी फैसले लें तो विरोध करने वाली आवाम का साया भी उनसे दूर रहे। लेकिन जब आवाम बागी हो जाती है तो धूर्त हुक्मरानों की सारी योजनाएं फ्लॉप हो जाती हैं। और ऐसा ही हो रहा है तमडॉ के साथ। 1 फरवरी को उसने म्यांमार की लोकतांत्रिक सरकार गिरा दी, रातों रात तख्ता पलट कर दिया। उसे लगा जनता हद से हद फेसबुक पर पोस्ट लिखेगी, थोड़ी बहुत आवाजें उठेंगी, जिन्हें ताकत के जोर पर पहले की तरह चुप करा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पिछले कई रोज से म्यांमार में जनता सड़कों पर है। बगावत इतनी ज्यादा कि नेप्योडा, जहां किसी पब्लिक प्रोटेस्ट की कल्पना भी नामुमकिन थी, वहां भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और क्या हो रहा है म्यांमार में? दुनिया का क्या रुख है उस पर? और क्या है इस तख्ता पलट के पीछे का खेल? आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा हमारा कार्यक्रम दुनियादारी है। शुरुआत टीवी पर प्रसारित एक खबर से करते हैं। ये 1 फरवरी को आई सुबह सवेरे के वक्त। नींद के बिल्कुल आखिरी पहर में पहुंची बर्मीज जनता उस रोज एक संगीत की आवाज से जागी। संगीत भोंपुओं से गूंज रहे एक सैन्य धुन का था। देखा सड़कों पर सैनिक गश्ती कर रहे हैं। जनता अवाक कि ये क्या हो रहा है। प्राइवेट न्यूज चैनल से भी कुछ साफ नहीं हो रहा था। फिर लोगों की नजर गई एक खास टीवी चैनल पर, जिसका नाम है म्यावडी। इसकी मालिक है म्यांमार की सेना। आम दिनों में से जनता तो क्या खुद प्रोग्राम बनाने वाले भी नहीं देखते होंगे, लेकिन उस रोज म्यांमार में क्या हो रहा था, इसका जवाब केवल म्यावडी के पास था। उसकी स्क्रीन पर नजर आ रहे एंकर ने जनता को बताया कि म्यांमार में इमरजेंसी लगा दी गई है। अब आर्मी प्रमुख मिन ऑन्ग लाइन देश की कमान संभालेंगे। भावार्थ ये कि रातों रात म्यांमार में लोकतंत्र खत्म कर दिया गया था। एयरपोर्ट बंद, शहरों में इंटरनेट बंद, सत्तारूढ़ नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी यानी एनएलडी के सैकड़ों नेता नजरबंद। इसके अलावा सभी 14 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बंद कर दिया गया। एक्टिविस्ट, लेखक सब भीतर। और सबसे बढ़कर देश की सर्वोच्च सिविलियन लीडर, स्टेट काउंसलर आंग सान सूची भी बंद। लेकिन ये तख्ता पलट हुआ क्यों था? इसकी जरूरत क्या थी? क्या म्यांमार की सेना को नागरिक सरकार से कोई खतरा था? इस जवाब के लिए हमें आपको थोड़ी सी क्रोनोलॉजी समझनी होगी।
म्यांमार में पहला तख्ता पलट हुआ 1962 के बरस में। इसके बाद आधी सदी तक सेना ने सीधे राज किया। ये व्यवस्था 2011 में बदली। इस साल काफी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दबाव में सेना ने लोकतंत्र के लिए जगह बनाई। मुख्य विपक्षी दल एनएलडी के चुनाव में हिस्सेदारी का रास्ता भी खुला, लेकिन सेना की लाई इस डेमोक्रेसी में पर्याप्त धूर्तता भी बरती गई थी। सेना ने पावर ट्रांसफर करने से पहले ही अपनी पावर बनाए रखने का पक्का बंदोबस्त किया था। कैसे? 2008 में सेना एक नया संविधान लाई। इसमें सेना के पास कई अभूतपूर्व ताकतें थीं। मसलन लोकतांत्रिक सरकार के गठन के बाद भी रक्षा मंत्री की नियुक्ति सेना करेगी। उसके पास डिफेंस मिनिस्ट्री, इंटीरियर मिनिस्ट्री, इन दोनों की बागडोर होगी, यानी दो अहम मंत्रालय। स्टेट सिक्योरिटी पर भी पूरा कंट्रोल रहेगा। इसके अलावा संसद की 1/4 सीटों पर भी उसे आरक्षण मिलेगा, ताकि उसकी मर्जी के बिना सरकार कोई फैसला न ले सके। एक और बड़ा बंदोबस्त किया सेना ने। उसे पता था कि चुनावी सिस्टम लाने के बाद देर सवेर सूची की पार्टी जीत जाएगी। ऐसा होता तो सूची राष्ट्रपति बन जाती, मतलब सेना के मुकाबले उनके पास देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद होता। ये ना हो पाए, इसके लिए सेना ने संविधान में एक टर्म एंड कंडीशन लगा दिया। इसके मुताबिक अगर म्यांमार के किसी शख्स का कोई विदेशी रिश्तेदार है तो वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता। इस सत्ता को आप सख्ती समझ लीजिए, क्योंकि ये शर्त खास आंग सान सूची के लिए रखी गई थी, इसलिए कि उनके दोनों बेटे ब्रिटिश नागरिक हैं। इन्हीं शर्तों के चलते सूची ने 2010 के चुनाव का बहिष्कार किया। सेना ने मनाने की कोशिश की तो फिर सूची मान गई और उन्होंने 2012 का उपचुनाव लड़ा। संसद में विपक्ष की नेता बनी। फिर 2015 के इलेक्शन में उनकी पार्टी को बड़ा बहुमत भी मिल गया। अब सूची राष्ट्रपति तो बन नहीं सकती थी, इसलिए खास अपने लिए उन्होंने एक पद बनवाया, स्टेट काउंसलर का। इसे प्रधानमंत्री के समतुल्य समझ लीजिए। अब सवाल उठता है कि क्या इसके बाद सेना का दखल कम हो गया? जवाब है नहीं। पक्षपाती संवैधानिक व्यवस्था के चलते सूची गवर्नमेंट सेना की सबऑर्डिनेट बनकर रह गई। इसके अलावा खुद सूची भी बदल गई थी। जैसे अब वो पहले जैसी बागी और मानवाधिकार प्रेमी नहीं रही थी। वो बचते बचाते बिना आर्मी को कन्फ्रंट किए सरकार चलाने पर फोकस कर रही थी। शायद उनकी घरेलू राजनीतिक परिस्थितियां उनको ऐसा करने के लिए विवश या प्रेरित कर रही थी। इसकी मिसाल क्या है? 2017 की एक घटना है, रखाइन प्रांत की। वहां एक आर्मी बेस है। 25 अगस्त 2017 को यहां एक हमला हुआ। यह हमला किया रोहिंग्या समुदाय के कुछ दर्जन चरमपंथियों ने। सरकार के मुताबिक इस हमले में 59 चरमपंथी मारे गए, साथ ही 12 पुलिसकर्मी और सैनिक भी मारे गए। इस हमले के बाद आर्मी ने बौद्ध बहुसंख्यकों के साथ मिलकर आम रोहिंग्या नागरिकों का नरसंहार शुरू कर दिया। इसमें हजारों रोहिंग्या मारे गए या जिंदा जला दिए गए। 7 लाख से ज्यादा रोहिंग्या इसके बाद देश छोड़कर भी चले गए। भागना पड़ा, चले क्या गए। सूची देश की सिविलियन लीडर थी। नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। बतौर मानवाधिकार कार्यकर्ता दुनिया में उनकी साख थी। इस नरसंहार पर उन्होंने क्या कहा? इसका समर्थन किया, कहा कि आर्मी सही कर रही है। उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में खड़े होकर नरसंहार करने वाली बर्मीज सेना का बचाव किया। दुनिया में सूची की खूब थू-थू हुई, लेकिन म्यांमार की बहुसंख्यक आबादी के बीच उनका कद बढ़ गया और यहीं से शुरू हुई सेना की चिंता। नवंबर 2020 में म्यांमार का अगला चुनाव होना था। 5 साल के कार्यकाल में सूची सरकार कुछ खास हासिल नहीं कर पाई थी। इकॉनमी चौपट थी, माइनॉरिटी नाराज थी, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा गर्त में थी। सेना को उम्मीद थी इन सब के चलते 2020 के चुनाव में सूची हार जाएंगी। और सूची की हार का मतलब होता यूएसडीपी यानी कि यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी का फायदा। ये यूएसडीपी सेना की पार्टी है। इसके डिफेक्टो मुखिया हैं म्यांमार के आर्मी चीफ मिन ऑन्ग लाइंग। उन्हें जुलाई 2021 में रिटायर होना है। मिन लाइंग का सपना था रिटायरमेंट के बाद राष्ट्रपति बनने का। चुनाव में सूची को नुकसान होता तो उनके राष्ट्रपति बनने की संभावना मजबूत होती, लेकिन यहीं पर खेल हो गया। सूची ने पूरे कार्यकाल में और कुछ भले ना किया हो, मेजॉरिटी को खुश रखा था। नवंबर 2020 के इलेक्शन में उन्हें इसका फल मिला। उनकी एनएलडी पार्टी ने सेना के लिए आरक्षित सीटों से इतर संसद की 83% निर्वाचित सीटें जीत ली। यूएसडीपी जनरल साहब की पार्टी, उनको मिली 7% सीटें। फिर उसने हल्ला मचाया, कहा कि चुनाव में धांधली हुई, लेकिन चुनाव आयोग ने यूएसडीपी की शिकायतों को खारिज कर दिया। इसके साथ ही जनरल मिन लाइंग का राष्ट्रपति बनने का सपना शायद टूट गया। और इसी टूटे सपने का नतीजा है म्यांमार का हालिया तख्ता पलट। कई जानकार मानते हैं कि इसके पीछे चीन का सपोर्ट था। यह अनुमान थोड़ा संदिग्ध है। सूची गवर्नमेंट चीन की गुड बुक्स में थी। 2020 में चीन के प्रीमियर शी जिनपिंग उनके प्रति सपोर्ट दिखाने म्यांमार भी आए थे। ये 2001 के बाद किसी भी चाइनीज राष्ट्रपति की पहली म्यांमार यात्रा थी। उन्होंने म्यांमार में बड़ा निवेश भी किया। रेलवे, ऑयल, गैस पाइपलाइन, बंदरगाह,
करीब 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का करार किया म्यांमार के साथ। चीन इस निवेश का रिटर्न चाहता था और इसलिए सू की सरकार का हिमायती था। इसके उलट म्यांमार की सेना के साथ उसके रिश्ते थोड़े गड़बड़ थे, आज से नहीं पिछले कुछ वर्षों से, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी सीमांत इलाके। म्यांमार की सेना ने इन सीमांत इलाकों में चाइनीज माइनॉरिटी ग्रुप्स को कई बार निशाना बनाया। जवाब में चीन ने भी म्यांमार में इंसर्जेंसी भड़काई। म्यांमार की सेना को अपने यहाँ चीन के बढ़ते दखल से शंका थी। ये तब की बात है जब डिक्टेटरशिप के कारण म्यांमार दुनिया में अलग थलग हो गया था। आइसोलेशन के चलते उसकी अपने पड़ोसी चीन पर निर्भरता भी ज़्यादा थी। आर्मी को चीन की ज़रूरत थी और ये डर भी था कि कहीं चीन उन्हें भी तो नहीं ले जाएगा। जानकार कहते हैं कि 2010 में डेमोक्रेसी के लिए रास्ता बनाने के पीछे ये डर भी एक बड़ी वजह थी। हालांकि अब जो स्थिति बनी है उसमें म्यांमार आर्मी के लिए सबसे सटीक मुहावरा है आसमान से गिरे खजूर पलट के। उनका तख्ता पलट वाला गोला अपने ही पाले में जैसे दग गया हो, क्योंकि पब्लिक सड़क पर घमासान मचा रही है। कल तक म्यांमार की जनता सेना से डरती थी, अब वही जनता सुबह शाम थाली बर्तन पीट रही है। कह रही है कि बर्तन पीटने से बुरी शक्तियां भागती हैं, सेना बुरी है, उसको भी थाली पीट कर भगाएंगे। लोग गोलियों से भी नहीं डर रहे। कई जगहों पर पुलिस और सरकारी अधिकारी भी विरोध में उतर आए हैं। यानी म्यांमार एक बार फिर से आइसोलेशन की कगार पर है। कई देशों ने उसके साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ दिए हैं। 10 फरवरी को अमेरिका का भी ऐलान आया। वहां बाइडेन प्रशासन ने म्यांमार की सेना के खाते सील कर दिए। इसके अलावा आर्मी जनरल अमेरिकी बैंकों में रखा अपना करीब 7,000 करोड़ रुपए गंवा बैठे इस फैसले के चलते। इसके अलावा अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगाने का भी ऐलान किया। कहा तख्ता पलट में शामिल सैन्य अफसरों पर सैंक्शन लगाया जाएगा। बाकी देश एक्शन ले रहे हैं। वहीं चीन म्यांमार की सेना को अब रिझाने की कोशिश कर रहा है। बाकी देशों ने निंदा की, लेकिन चीन चुप रहा। उसकी मीडिया ने तख्ता पलट को कहा मेजर कैबिनेट रीशफल, यानी कैबिनेट में बदलाव। ये बयान चीन द्वारा म्यांमार की सेना को पुचकारने की कोशिश है, क्योंकि उसे अपनी एंटी इंडिया प्लानिंग के लिए म्यांमार चाहिए। ये उसके लिए बंगाल की खाड़ी में पहुंचने, भारत को और करीब से घेरने का आसान रूट है। आशंका है कि कहीं म्यांमार का आइसोलेशन चीन को फिर से वहां एक छत्र राज न दिला दे। म्यांमार के इस प्रकरण का एक और बड़ा हासिल है। इस तख्ता पलट के पहले इंटरनेशनल समुदाय के लिए सूची खलनायिका थी। लोग अफसोस करते थे कि उन्हें नोबेल प्राइज क्यों दिया, खूब छींचा लेदर होती थी। लेकिन तख्ता पलट के चलते वो एक बार फिर से नायिका बन गई, पब्लिक सपोर्ट में है और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी लामबंद। कुल मिलाकर म्यांमार आर्मी ने कमाया धेला नहीं, गंवा सब कुछ दिया। सेना के लिए पर्दे के पीछे से सब कंट्रोल करना ज्यादा फायदेमंद था। जनता ने भी इस एडजस्टमेंट से साम्य बना लिया था। लेकिन इस हालिया तख्ता पलट से लोगों को आधी सदी लंबी डिक्टेटरशिप का अतीत याद आ गया। उन्हें प्रत्यक्ष तानाशाही की क्रूरताएं भी याद आ गईं। और यही वजह है कि वो सब दांव लगाकर सड़क पर उतर आए हैं। कह रहे हैं कि हमने 5 बरस लोकतंत्र का स्वाद चखा, अब हम तानाशाही पर नहीं लौट सकते। ये था आज का बड़ी खबर सेगमेंट। हमने आपको जब ये तख्ता पलट हुआ था तब फौरी तौर पर बर्मा का पुराना इतिहास बताया था और इस वक्त की वजह है। हमें लगा कि इतने कुछ डेवलपमेंट हुए हैं, एक बार फिर से दुनियादारी को बर्मा में दाखिल होना चाहिए। आप करो कमेंट, दूसरे देशों की राजनीति पर क्यों टिप्पणी कर रहे हो, क्योंकि दुनिया ग्लोबल है, गोल है। हमें सब देशों पर नज़र रखनी चाहिए, वहाँ की घटनाओं पर, और उनसे ज़रूरी सबक भी सीखने चाहिए। आजकल गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर को कोट करने का बड़ा चलन है। हम भी बता देते हैं, गुरु विश्व नागरिक की कल्पना की खूब बात किया करते थे, जहाँ पर सबके दुखों के साथ आपकी संवेदना हो। सुर्खियां सुन लेते हैं अब। पहली सुर्खी अमेरिका से है। यहां नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को पहला ऑफिशियल फोन किया। बाइडेन ने पहले चाइनीज न्यू ईयर की शुभकामनाएं दी और फिर काम की बात की। उन्होंने चीन की 3 दुखती रगों को छेड़ा, ताइवान, हांगकांग और शिनजियांग के उइगर मुस्लिम। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका इन मुद्दों पर सख्त रुख दिखाएगा। जवाब में जिनपिंग बोले कि ये हमारा आंतरिक मसला है, हमारी संप्रभुता को छेड़ा तो मुसीबत में आ जाएंगे। मतलब कैसा होता होगा कि 2 इतने बड़े बड़े लोग हैं और एक दूसरे को पोलाइटली खुराक देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी सुर्खी जापान से है। यहां योशिरो मोरी इस्तीफा देने वाले हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मोरी 2014 से टोक्यो ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग टीम के अध्यक्ष हैं। हमने आपको पहले भी बताया, एक मीटिंग में महिलाओं के लिए हल्की बात कर रहे थे और इस पर लोगों ने हंगामा किया, माफ़ी मांगी, लेकिन मोरी के केस में ये माफ़ी काम नहीं की। लोग बोले कि इस्तीफ़ा दो, बार बार मांग खारिज कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ रहा है। आजकल ये चलन है,
अपनी अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए महिलाओं के लिए हल्की बात करना। आपको भी अपने आसपास कुछ लोग ऐसे नजर आते हैं क्या, जो अपना एजेंडा सिद्ध करने के लिए महिलाओं पर उनकी पृष्ठभूमि को निशाना बनाते हुए हल्की बात करते हैं? तीसरी सुर्खी ब्रिटेन से है। इसकी एक वरिष्ठ वैज्ञानिक शेरन पीकॉक ने कोरोना के लिए नए वेरिएंट पर बयान दिया। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में शेरन बोली कि ये वेरिएंट कुछ ही दिनों में पूरे ब्रिटेन में फैल गया। अब तगड़ी आशंका है कि ये पूरी दुनिया को कब्जे में ले ले। ऐसा हुआ तो कोरोना का खतरा और खिंच जाएगा। ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका में मिले नए वेरिएंट से एक्सपर्ट्स परेशान हैं। कई वैक्सीन इन वेरिएंट्स पर असर नहीं दिखा पा रही हैं। आज की दुनियादारी में इतना ही। आप वैक्सीन का जिक्र सुन रहे थे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो फैंटम आदमी बनते हैं, बहुत बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन अब वैक्सीन की ज़रूरत है और इसके लिए उन्होंने हमारे देश को, भारत को फ़ोन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा चिंता ना करिए, हम आपकी मदद करेंगे, वैक्सीन भिजवाएंगे। ये ग्लोबल पावर है जिसमें आप दूसरे देशों के साथ इस तरह से जुड़ पाएँ और समय पर बड़प्पन दिखा पाएँ ताकि दुनिया में आपका कद बढ़े। लेकिन याद रखिए, दुनिया में कद बढ़ने के लिए दुनियादारी तो सीखनी ज़रूरी है ही, अपने घर को भी लगातार दुरुस्त करना है, बेहतर करना है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम आलोचनाओं के प्रति सकारात्मक रुख रखें। समझ में आ जाता है कि कौन आदमी निंदा कर रहा है, किसकी नीयत खराब है, और कौन चाह रहा है कि हम बेहतर हों इसलिए कमियां बता रहा है। मेरे न्यूज़ रूम में अक्सर ये जुमला चलता है कि सौरभ द्विवेदी कभी प्रसन्न ही नहीं होते। इनके सामने कोई लल्लन टॉप की तारीफ करे तो कहते हैं तारीफ नहीं करिए, वो बाकी लोग करते हैं, आप कमियां बताइए ताकि सुधार कर सकें। लेकिन जेन्युइनली मेरा इसमें भरोसा है। प्रशंसा दूसरे करें, आप हमारे अपने हैं, आप हमें बताएं कि हम कैसे और बेहतर हो सकते हैं। आज की दुनियादारी में इतना ही। अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।